अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गॉर्जियस वर्ल्ड बुटीक से जहाँ तो मैं आज आपको आज का मेरा बुटीक का दिन बताने जा रही हूँ, जो 2 से 6 बजे तक के दरमियान में मैं क्या करती हूँ और किस तरीके से आउटफिट तैयार करती हूँ। तो आज के ऑर्डर में मेरा ये ब्लैक आउटफिट बनाने का ऑर्डर था और जो कि बहुत अर्जेंट था। इसकी वीडियो मैं पूरी आपको नहीं बता पाई क्योंकि अर्जेंट था, तो मुझे आपको बताने में थोड़ा दिक्कत हो सकती थी और मुझे लेट भी हो सकता था, तो इसलिए मैंने इसे एक तरफ वीडियो लगाकर पूरा शूट कर लिया। लेकिन वन बाय वन मैं इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको वन बाय वन नहीं बता सकती। सिर्फ आप अगर देखना चाहते हैं कि किस तरीके से मैं एक दिन में आउटफिट बनाकर तैयार करती हूँ और मेरी पर्सनल कटिंग और मेरी मैं जो किस तरीके से डिज़ाइन करती हूँ, इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आप ये वीडियो देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि मेरी स्पीड क्या है और मैं किस तरीके से स्टिच करती हूँ और कैसे कटिंग करती हूँ, किस तरीके से मैं स्टिच करके पैटर्न्स आउटफिट तैयार करती हूँ। तो इसमें मैं वॉइस ओवर भी इसके साथ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसकी कटिंग बहुत मैंने एक के बाद एक नहीं की। मैं जो मेरे हाथ में आया वो मैं करती गई, तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इसके साथ मैं अपने बुटीक के लाइफ की कुछ शेयरिंग करना चाहूँगी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि मैंने अच्छा किया या नहीं किया। अगर आपको नहीं पसंद आता है ऐसी वीडियो तो ये भी कमेंट कीजिए। और आप अगर चाहते हैं कि मैं आउटफिट के साथ पूरी कटिंग स्टिचिंग की ही बात करूं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो इस तरीके से मैंने आउटफिट की कटिंग करना शुरू कर दी है और मेरे आउटफिट की जर्नी और मेरे बुटीक के वन डे की जर्नी और साथ में मैं आपको मेरी कुछ लाइफ की भी जर्नी बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि मुझे जो क्वेश्चन करते हैं हर लोग, हर तरीके के लोग, छोटे बड़े बच्चे सब मुझे क्वेश्चन करते हैं। जो भी मेरे बुटीक में आते हैं सब मेरे बुटीक को देखकर बोलते हैं कि मैंने क्लासेस कहाँ से की, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कहाँ से किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक बुटीक है जो कि परभनी सिटी में वाक़ है। मेरा घर भी मेरे बुटीक के ऊपर है, बुटीक मेरा नीचे है। 25 बाय 50 के फ्लैट पर डिपेंड मेरा बुटीक है। मैंने उसमें से 25 बाय 25 में मेरा वर्कशॉप है जिसमें मेरे मशीनें हैं। 15 से 16 मशीनें मेरे पास हैं अलग अलग वैरायटी की। और हाफ बुटीक में मैंने मेरा पूरा स्टॉक, यानी बुटीक के लिए जो भी मटेरियल लगता है, नेट वगैरह ये वो सब मैंने इसमें रखा है। कॉर्नर पे फ्लैट होने की वजह से मैंने एक सामने जो 2 शॉप है हमारी, उसमें से एक शॉप में मैंने डिस्प्ले बना रखा है जिसमें मैं हर दिन अपना आउटफिट जो तैयार होता है वो शो करती हूँ, लोगों को बताती हूँ, पब्लिसिटी करती हूँ। तो एक मेरा दुकान भी है जो कि डिस्प्ले के तौर पर मैं यूज़ करती हूँ। तो देखिए कि सबसे पहले मैं आपको बोल दूं ये कि अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा गॉड गिफ्ट है, टैलेंट है, मैं बहुत होशियार हूं, तो ये गलत रहेगा। क्यों गलत रहेगा? क्योंकि हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है और मेहनत मैंने भी की है। क्लासेस नहीं की ये अलग बात है, कोर्स मैंने नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन वक्त मैंने इसे दिया है, वक्त मैंने बहुत दिया है। आप अगर मेरी स्टोरी सुनेंगे तो सुना दूंगी मैं आपको इसमें पूरी स्टोरी। वक्त मैंने बहुत दिया है। वक्त किस तरीके से दिया है तो चलिए बढ़ते हैं वक्त की तरफ। तो वक्त मैंने इसमें बचपन से ही दिया है। आपको यकीन नहीं होगा कि बचपन से मेरा शौक़ रहा है स्टिचिंग करना। बचपन से मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। ये मेरा बहुत अच्छा काम मुझे लगता था, मैं बहुत शौक़ से इसे करती थी। तो बचपन से मैं इसे करती ही आई हूँ, छोटी थी जब से मैं इसे करती आई हूँ। अब छोटी थी जब से मैं इसे करती थी तो कैसे करती थी कि जब छोटे छोटे कतरन, जो हमारे अम्मी जो थे वो भी स्टिचिंग करना जानते थे, उन्हें भी स्टिचिंग आती थी बाज़ाब्ता, वो अच्छी खासी स्टिचिंग कर लेते थे, कस्टमर्स के भी लेकर कर लेते थे। तो उनकी जो कतरन बचती थी मैं उससे छोटे छोटे आउटफिट्स मेरे गुड़ियों के लिए सीती थी। तो उस वक्त से मैं स्टिच करती हूँ। जब मैं स्टिच करती थी तो हमारे अम्मी जो है तो वो मुझे रोकते नहीं थे, टोकते नहीं थे, उनकी ये आदत अच्छी लगती थी मुझे। हाँ, डांटते ज़रूर थे क्योंकि मैं कतरन जब काट देती थी तो उनके कुछ उसमें ज़रूरी चीज़ें भी थी, तो इसकी वजह से मुझे डांट पड़ती थी। लेकिन वो ये नहीं कहते थे मुझे कि बिल्कुल सीना नहीं है, बिल्कुल मशीन के पास जाना नहीं, बिल्कुल कैंची नहीं लेना है। तो इस तरीके का वो मुझे कभी नहीं बोले। इसकी वजह से मेरा जो शौक़ था वो कभी मेरे शौक़ से मुझे प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो ये कहते थे कि कैंची अपनी जगह रखो। क्यों कहते थे? क्योंकि इसकी भी एक स्टोरी है। एक मर्तबा की बात है कि कैंची मैंने जो थैले होते हैं कतरन जिसमें हम रखते हैं, सभी टेलर अपनी अपनी जगह पे कतरन एक थैले में डालते रहते हैं क्योंकि उसमें से भी ज़रूरी चीज़ें कभी कभी लग जाती है। तो
वो कतरन मैंने गई कि उसमें से कुछ कुड़ियों को आउटफिट बनाऊंगी, और वहाँ से ली और वो निकाल के क्या करी कि उसमें काटी जो काटना था, और कतरन के साथ मैं उसमें खैंची भी डाल दी। खैंची तो 4-5 साल के बाद मिली, लेकिन अम्मी की परेशानी हुई, दूसरी खैंची उन्हें लाना पड़ी क्योंकि कतरन का थैला बंद होके चले गया था पलंग में। पलंग में जाने के बाद बहुत तो उसमें ढूंढे, बहुत तो जाहिर सी बात है सबको गुस्सा आता है अगर हाथ पे की चीज़ चली गई तो इस तरीके से वो डांटते तो थे मुझे, लेकिन इस वजह इसके लिए कभी नहीं डांटे कि मैं स्टिच ना करूँ, मैं कुछ बनाऊँ ना, मैं कुछ क्रिएटिविटी करूँ ना। तो ये सपोर्ट उनका मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे इम्प्रूवमेंट मिली। आप भी अपने बच्चियों को इसी तरीके के सपोर्ट कीजिए, और मैं भी अपने जो बुटीक में स्टूडेंट आते हैं उनको भी ऐसा ही सपोर्ट करती हूँ। अगर वो नए नौसिखिया भी होते हैं तो मैं उन्हें ये नहीं कहती हूँ कि तुम्हें मशीन पे बैठना नहीं है, और अगर बैठना है तो बिल्कुल हमारी मशीन आहिस्ता से चलाओ, सुई नहीं टूटनी चाहिए, उल्टी नहीं भागनी चाहिए, बेफिक्र मैं उन्हें मशीन दे देती हूँ। हालांकि वो ख़राब भी कर देते हैं, कभी कभी वो धागे अटका देते हैं उल्टी चलाने के बावजूद, कभी होता है कि सुई बहुत तोड़ देते हैं, लेकिन मैं कभी उनसे स्ट्रिक्ट और तेज़ी से बात नहीं करती हूँ मैं उन्हें, क्योंकि उनको ज़रूरी है कि उन्हें मोटिवेट किया जाए, तो मैं उनसे नरमी से बात करती हूँ। अगर मेरे कोई बुटीक से रिलेटेड ये सुन रहे हैं तो प्लीज़ बताइए क्या मैं करती हूँ या ऐसा नहीं, कमेंट्स करके बताइए। तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें सॉफ्टली बात करती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बैठे हुआ है कि डराना किसी को भी नहीं चाहिए। मैं अक्सर देखती हूँ माओं को कि वो मशीन से बच्चों को बहुत डरा देते हैं, मशीन इस्तेमाल नहीं करने देते हैं। कभी ये सोच कर डरा देते हैं कि अगर उन्हें ख़राब कर देंगे तो पैसे लगेंगे, या कभी ये सोच कर डरा देते हैं कि उनकी उंगली कट जाएंगी, लग जाएंगी इस वजह से। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ करने के लिए थोड़े बहुत धक्के तो सबको खाना पड़ता है। अगर आपको भी लगता है आपकी लड़कियों में थोड़ा बहुत हुनर आ जाए तो उनके शौक़ जब पैदा हो रहा है, उनके शौक़ के टाइम पे आप उनका सपोर्ट कीजिए। हमारे अम्मी बहुत मुझे सपोर्ट करे, बहुत चीज़ें ला के दी। हालांकि मैं बहुत पहले से ही बहुत ख़राब करती थी चीज़ें, बहुत वेस्ट चल जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बोले कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, अब मैं नहीं दूंगी। थोड़ा बहुत तो गुस्सा तो हर कोई करते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट डराना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को आगे चल के इसका कपड़ों का एहसास हो। तो इस तरीके से वो मुझे थोड़ा बहुत बोल देते थे। लेकिन अब मेरा शौक़ बचपन से रहा है, लेकिन बचपन से मेरी प्रैक्टिस इसी में हुई है। मैं बहुत प्रैक्टिस करी, अम्मी मुझे बहुत कुछ सिखा दिए, ऐसा भी नहीं है। अम्मी ने कभी मेरे को क्लास लेके नहीं बैठे, अम्मी ने हमारे कभी मेरी क्लास नहीं ली, कभी उन्होंने मुझे एक भी आउटफिट ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे समझा के बिठा के बताया। उनका ऐसा मानना था कि वो स्टिच करते हैं और स्टिचिंग करने में बहुत मेहनत लगती है, मैं बच्चियों को अपने स्टिच नहीं सिखाऊंगी, उनका ऐसा था। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि कर रहे तो रोकूंगी उनको, लेकिन सिखा के परफेक्ट टेलर नहीं बनाना था। उनका मेंटेलिटी ये थी, चाहे कुछ वजूहात की वजह से थी, मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, पर्सनल उनकी लाइफ थी, तो कुछ वजूहात की वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी, हम 3 बहनें थी, उनकी बेटियां भी स्टिचिंग जाने। तो वो जो है तो फिर मगर टैलेंट शौक़ उनको देख देख के हम तीनों में भी था, तो हम तीनों ने भी बिना कुछ शिकायत स्टिचिंग कर ली। मेरी दूसरी बहन जो बड़ी बहन है वो भी अच्छे अच्छे फ्रॉक वगैरह स्टिच कर लेती है, लेकिन मैं उन सब से आगे निकल गई। तो इस तरीके से मैं करती क्या हूँ कि जब मैं 7वीं 8वीं में थी तब मेरा शौक़ बढ़ा, जबकि 7वीं 8वीं में अपने जो 7वीं से 10वीं तक का टाइम होता है उसमें थोड़ा सा समझ आती है अच्छे कपड़े पहनने की, और थोड़ा सा समझ आ जाती है कि फ़ैशन करने की, स्टाइल में रहने की। तो उस वक्त मेरा शौक़ ये नहीं था कि मैं अच्छे कपड़े सीऊँ, उस वक्त फिर मेरा शौक़ था कि मुझे कुछ नया करके पहनना, मतलब मुझे कुछ इतराना है, जो कि सीधे सीधे अल्फाजों में कहूँ, इतराना है, बताना है। तो उसके लिए मैं मेहनत करती थी, और उसके लिए भी मैंने बहुत सारे कपड़े ख़राब किए। ऐसा नहीं कि उसके लिए जो भी करने को बैठ जाती थी मैं, तो वह मैं कर ही देती थी। एक वक्त की बात है कि एक हमारे जो बहन हैं उनकी इंगेजमेंट होने वाली थी, उनका बातचीत तय हो चुकी थी, खलेरी बहन हमारी थी। तो उसमें मुझे एक आइडिया आया था कि हम सब एक जैसा ही फ़्रॉक पहनेंगे स्टिच करवा के, क्योंकि कुछ दिन पहले आदिलाबाद जो सिटी है उसमें एक टेलर आया था, नया टेलर था, बहुत फेमस चल रहा था, बॉम्बे टेलर के नाम से वो चल रहा था टेलर। तो वो टेलर जो है तो वो पिको करता था वेयर वाली, तो उसने मेरी बहन को पिको करके दी थी। उससे मैं बहुत इम्प्रेस होके मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि जॉर्जेट के फ़्रॉक हम बनाएंगे और उसे इसकी पिको करेंगे और उस पर थोड़ा थोड़ा हैंडवर्क का टचअप देंगे, और
रस्म में हम सब एक जैसे पहनेंगे। तो मैंने सब बहनों को शेयर किया, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा तो रिस्पॉन्स नहीं दिया था मुझे, लेकिन अब मुझे ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला तो मेरा तो शौक़ ज़ाहिर सी बात है और ज़्यादा मुझे चैलेंज मिल गया था। मैं अम्मी को फ़ोर्स कर के, मैं ज़िद कर के 2 साड़ियाँ मार्केट से, बाज़ार से मंगवा ली। 2 जॉर्जेट की साड़ियाँ तो मंगवा ली, लेकिन मेरे को कलियों वाला फ़्रॉक बिल्कुल स्टिच करने नहीं आता था और माइंड में सेटअप था पूरा कलियों वाले फ़्रॉक का, क्योंकि मुझे बहुत घेर बनाना था और अटैच बॉडी यानी बिना बॉडी का मुझे फ़्रॉक बनाना था। तो मेरे लिए ये बहुत टफ़ था और उस वक्त मैं शायद 10वीं या 11वीं 12वीं में कुछ थी, तो मेरे लिए बहुत टफ़ था, क्योंकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का एफ़ भी नहीं जानती थी। उस वक्त फ़ैशन डिज़ाइनिंग और बुटीक का मतलब भी मुझे नहीं पता था। फ़ैशन डिज़ाइनिंग और बुटीक का मतलब भी एक हादसा नहीं, एक क़िस्सा है जो बहुत ही अच्छा क़िस्सा है, वो मैं कभी सुनाऊँगी आपको। उससे मुझे वो शौक़ पैदा हुआ बुटीक और ये सारी चीज़ों का, तो मैं बताऊँगी कभी। बहुत अच्छा एक मेरे ज़िंदगी का मोड़ है वो, जिसमें मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है इसका एहसास हुआ था। तो जब मैं फिर उन लोगों से आइडिया तो शेयर करी, उनका कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं, तो फिर मैं क्या करी कि लाई भी साड़ियाँ, और उसको 2 साड़ियाँ का मुझे एक ही फ़्रॉक बनाना था, सिर्फ दुपट्टा निकालना था और 1.5 साड़ी में मुझे एक फ़्रॉक पूरा बनाना था। इतना घेर मुझे रखना था, माइंड में सेटअप था। तो अब मैं बारीक कलियाँ तो काट के जुड़ाना मेरे से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं दुबली भी थी, तो उतनी कलियाँ मेरे बॉडी में एडजस्ट भी होने रही थी। अब मुझे बिना बॉडी का फ़्रॉक फुल फिटिंग में अच्छे से बनाना था। तो मैं क्या करी कि बहुत परेशान हो के पहले तो मैं लॉन्ग कलियों का ही फ़्रॉक बनाने की सोची थी। फिर उसके बाद मैं बहुत परेशान हुई, कलियां बहुत लग रही थी, बहुत एक साड़ी मैं वेस्ट कर दी, दूसरी साड़ी फिर मैं कट करी। फिर मेरे दिमाग में दूसरी बार आइडिया आया कि मैं क्यों ना ऊपर से 5-6 ही कलियां लूँ और नीचे कमर के पास से बीच में से और कलियां जोड़ूं। तो ये आइडिया आया। ये आइडिया पे भी इतना आसान नहीं था मेरे लिए काम करना। मैं इसके लिए भी 2 से 3 दिन बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान हुई, बहुत बेजार हुई। और मैं क्या करी कि उसको जब मैं कलियां लगाती थी, बीच में से 2 कलियां को जब हम जॉइंट करते हैं ऊपर से और नीचे आकर कमर के पास से मुझे जब तीसरी कली अटैच करना होती थी, वो कली होती ऐसी थी कि मेरे हाथ में तो जॉर्जेट का कपड़ा था। जॉर्जेट का कपड़ा पे मैं कितना भी पॉइंट कर लूँ वो कली नीचे ऊपर ही लगती थी। बहुत परेशान होती थी, क्योंकि कलियां मैं बहुत गिन के एग्जैक्ट काट चुकी थी। बाद में मुझे इसका भी रियलाइज़ हुआ कि हमें कलियां नीचे से काटनी नहीं है, जब हम ऊपर से सही पॉइंट से एडजस्ट कर दे उसको, तो फिर नीचे लाके जितना हमें कली लग रही उतना हमें छाट देना है। तो इसका आइडिया मुझे नहीं आया था पहले, तो मैं पहले कलियां पूरे छाड़ इसमें बहुत मेरा कपड़ा वेस्ट हुआ, यकीन मानिए बहुत कपड़ा वेस्ट हुआ। और मुझे बनाना था लॉन्ग टच फ्लोर में फ़्रॉक, जो कि बाद में बनकर मेरा नी से थोड़ा नीचे और एंकल लेंथ में बनकर तैयार हुआ था। तो आउटफिट्स बनकर तो तैयार हो चुके थे, एंगेजमेंट में हमने उसे कैरी भी कर लिया। तो जो आउटफिट से हमने फोकस खींचा था फंक्शन हॉल के सारे लोगों का, तो यकीन मानिए वो आज भी भुलाने लायक नहीं है। हर कोई हमारे पास आता था, हमसे पूछता था ये आउटफिट जो कि रेडीमेड तो नहीं लग रहा, आपने कहाँ से लिए, क्या करे, कैसे बनाए, हमें गोल गोल घुमा के देखता था। और स्पेशली मैंने फोकस खींचा था लोगों का कि लोग उनसे होकर मेरे पास आते थे कि आपने कैसा सिया, कैसा नहीं सिया। तो उस वक्त तो डायरेक्ट लोगों ने मुझसे ये नहीं कहा था कि हमारा भी स्टिच करके दीजिए, लेकिन बाद में बहुत से लोगों ने मुझे डिमांड की थी कि मैं उनका एक आउटफिट पैसा स्टिच करके दूं, लेकिन मैंने उस वक्त उनको रिस्पांस नहीं दिया था, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी ये सब। अगर आप सबकी डिमांड आती है तो मैं वो आउटफिट आज भी आपको स्टिच करके बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ ओल्ड इज़ गोल्ड तो उसके लिए बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि वो स्टिचिंग और वो लुक इतना ही आज भी हार्ड है और उसका लुक जो है तो इतना ही आज भी खूबसूरत है। आज भी अगर हम स्टिच करके बनाएंगे तो एक यूनिक और गॉर्जियस लुक में एक आउटफिट बनकर तैयार होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से वो मेरा एक पहला फैशन डिज़ाइनिंग का मोड़ था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उसमें पूरी फोकस नहीं की, क्योंकि 12वीं का साल था, पढ़ना भी ज़रूरी था। पढ़ने में तो उतना ज़्यादा फोकस नहीं था, क्योंकि घर वाले बोलते थे कि पढ़ाना है ही नहीं 12वीं के बाद, और उन्होंने वैसा ही किया। 12वीं में मेरा रिज़ल्ट आने से पहले मेरी शादी हो गई। रिज़ल्ट मेरा शादी के दिन ही आया था,
तो शादी मेरी 12वीं के रिजल्ट में होगी। शादी के बाद आप तो जानते हैं 2-3 साल हमारे बिजी ही जाते हैं। 2-3 साल में मुझे 2 बच्चे भी हो चुके थे। तो इस ड्यूरेशन में मैंने फोकस नहीं किया था फैशन डिज़ाइनिंग तरफ। बीच बीच में मैं प्रेगनेंसी में इसमें उसमें कुछ आउटफिट डिज़ाइन कर लेती थी, लेकिन वो भी थोड़े से कम ही पड़ जाते थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे परभनी सिटी है, जो कि परभनी के बाज़ारों में जाना शुरू किया। जैसे हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो देखती थी कि बहुत अच्छे अच्छे नेट्स वगैरह यहाँ की दुकानें हैं, बहुत अच्छे नेट्स आते हैं, बहुत अच्छे फैब्रिक्स यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं क्या करती थी कि वो फैब्रिक पे मेरा दिल चले जाता था और मैं जैसे तैसे कम बजट में कुछ फैब्रिक्स लाके डिज़ाइन करती थी। कम बजट में करने की वजह से देखिए, अगर आपको लुक जैसा चाहिए वैसा ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप 30 या 40 रुपये पर मीटर के नेट लेकर आएंगे और उससे कहेंगे कि हम 4-5 हज़ार का आउटफिट बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। 4-5 हज़ार के लिए आपको 4-5 हज़ार के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना पड़ती है। ऐसा नहीं कि 4-5 हज़ार का पीस दिखाने के लिए आपको 5 हज़ार इन्वेस्ट करना पड़ती है, लेकिन एक अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको, तभी आप जाके एक अच्छा लुक उसे दे सकते हैं। तो मैं क्या करती थी कि कम बजट में कुछ फैब्रिक्स खरीद के लाती थी। मशीन मेरे पास नहीं होती थी तो मैं कुछ हमारे जिठानियों के पास जा कर स्टिच करती थी, लेकिन वो जो आउटफिट होते थे वो उतने कुछ ख़ास नहीं लगते थे, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होता था और उस वक्त शायद मेरी समझ भी उतनी अच्छी नहीं थी कि कौन से फैब्रिक का मैं कौन सा आउटफिट डिज़ाइन करूँ। तो ऐसे बहुत सारे आउटफिट्स में मैं डीमोटिवेट हुई और बहुत सारे आउटफिट बनाते बनाते मुझे समझ आया कि ये फैब्रिक ये आउटफिट के लायक नहीं है। अभी मैं जो फैब्रिक उठाती हूँ और उसका एक आउटफिट बनाकर यूनिक तैयार कर देती हूँ, ये मुझे अपने आप से नहीं आता है। इसके तजुर्बे बहुत हासिल हुए हैं। जब मैं अब मैं जाकर ये समझ पाई हूँ कि कौन सा फैब्रिक कौन से आउटफिट के लिए सूटेबल है। अब जाके मैं समझ पाई हूँ। जब मेरे से बहुत गलतियाँ हुई है, बहुत बार मैं ऐसे भी आउटफिट स्टिच कर लेती थी कि लोग मुझे कहते हैं कि यार इतना स्टिच करके ये पैटर्न बनाए, रेडीमेड ही होते। मैं बहुत डीमोटिवेट होती थी। इतनी मेहनत करने के बाद जब कोई आपको ये बोल दे कि क्या है इसमें, कुछ बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो चुप कमर दर्द है, सर दर्द है, इससे तबीयत भी ख़राब होती है, और क्या नहीं मिल रहा रेडीमेड में, क्या नहीं मिल रहा ये बोलो। लेकिन नहीं, दिल मुतमईन नहीं होता था मेरा, फिर भी मेरा दिल मुतमईन नहीं होता था और मुझे होता था कि मैं ऐसा कुछ स्टिच करके बताऊं कि लोग कहे कि यार ये आउटफिट रेडीमेड में नहीं है। तो इस तरीके से मैं बहुत बार गिरी हूँ, बहुत बार संभली हूँ। आपको लगता होगा कि मैं ऐसे ही आउटफिट बना देती हूँ, उठाती हूँ, मेरा दिमाग, मेरा टैलेंट है। ऐसा नहीं है। ज़िंदगी के 5वीं 6ठी की उम्र से मैंने इसमें वक्त दिया है, कभी छोड़ा है, कभी पकड़ा है, कभी छोड़ा है, कभी पकड़ा है। ऐसा नहीं कि आपको भी उतना जुनून होना तो आप यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मेरा शौक़ वक्त बहुत लिया, लेकिन एक उसका वो नहीं था, मतलब एक फोकस नहीं था मेरी ज़िंदगी में फैशन डिज़ाइनिंग का। वक्त मैंने बहुत लिया, लेकिन आप कम वक्त देते हुए फोकस करके भी आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। आप अगर फोकस करते हैं और वक्त कम देते हैं तब भी आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। आप अगर अभी भी आपने फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन की है तो आप ज़्यादा फोकस दीजिए। बस आप ख्याल रहने दीजिए कि कुछ ख़राब होने से, कुछ बेकार होने से आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए, कुछ ख़राब होने से, कुछ बेकार होने से आपका फ़ायदा ही। आपको प्रॉब्लम्स समझ में आएंगे, आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी, कौन सा कपड़ा कौन सी चीज़ों के लिए सूटेबल है, ये भी आपको तजुर्बा हासिल होगा। ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, ये मेरे तजुर्बे के हिसाब से ही कर रही हूँ। क्लासेस अगर मैं नहीं ली तो क्या हुआ, मैंने बहुत ऐसे अपने खुद की तरबियत की है, खुद को मैंने सुधारा है बहुत चीज़ों में। तो आप इससे बिल्कुल मत डरिए कि मेरे से ये ख़राब हो जाएगा, मेरे से वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल मत डरिए अगर आपको कामयाबी हासिल करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने कामयाबी की बातें क्यों कर रही हूँ, मैं स्टिचिंग करती हूँ, टेलरिंग काम करती हूँ, थोड़ा बहुत तो डिज़ाइन कोई भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ज़ीरो से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। अगर मैं आपको मेरे सोर्सेज की बात बताऊँ, मेरे इनकम की बात बताऊँ, तो एक अंदाज़ में आपको बता दूँ कि अगर मैं बोलूँ कि मैं जो है सो क्लास 4th का ऑफिसर जो होता है, जिसकी पेमेंट जो होती है एक मिडल एज में जिसकी पेमेंट होती है, उसको तो मैं पीछे छोड़ ही देती हूँ। और जो
क्लास 3 का ऑफिसर्स होते हैं मिडिल एज में, उनकी मैं बराबरी लगभग कर लेती हूँ। तो ये अगर आपको लगता है कि ये आसान बात नहीं है, तो इसके पीछे का राज जो है तो ये मेरा इस तरीके से है कि मैं कहाँ से शुरू करी थी और कहाँ पे मैं आके यहाँ पर रुकी हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कैसे कैसे बुटीक में मेरे सोर्सेस है, कैसे कैसे मैं इतना कमा लेती हूँ, तो इसके भी ऊपर मैं ऐसे ही एक आउटफिट जब मेरे पास अर्जेंट में आएगा और मैं आपको, अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप नहीं चाहेंगे, अगर मुझे कोई भी कमेंट नहीं करता है तो मैं नहीं बताऊंगी नेक्स्ट टाइम ऐसी वीडियो, लेकिन ये आ चुका था तो मैंने सोचा कि आपको शेयर करते हुए मैं बता दूं। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने बुटीक में किस तरीके से मेरे कितने सोर्स है कमाने के, बुटीक में मैं कितने सोर्सेस से कमा लेती हूँ, तो ये मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो इस तरीके का ये आउटफिट बनकर तैयार हुआ था, जो कि बहुत ही यूनिक आउटफिट बनकर तैयार हुआ था जी। जैसे ही ये आउटफिट बनकर तैयार हुआ, मुझे 2 और ऑर्डर आ चुके थे, लेकिन बैड लक मेरी कि ये फैब्रिक पूरा ख़त्म हो चुका था। एक आउटफिट इन्हीं के ऑर्डर से आया था, जो जिन्होंने ये आउटफिट बनाया था इनकी ही जिठानी या देवरानी जो थे, तो उनके पास से आया था सेम आउटफिट की डिमांड, लेकिन मेरे पास फैब्रिक्स दूसरा जो ऑर्डर था बुटीक से ही एक स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि वो भी ऐसा स्टिच करवाना चाहती है, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। अभी मैंने इसे व्हाट्सएप, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे नहीं बताया है, अब पता नहीं वहाँ से कितने ऑर्डर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।